20,000 में से रेशियो निकाल लो तो 5% लड़के अगर पढ़ने वाले हैं तो क्या ये अमीर लोग उनको पैसे दे के पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा नहीं दिलवा सकते? हर घर में एक वकील नहीं हो सकता? अगर हर घर में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता तो यहाँ हॉस्पिटल खुलता कि नहीं खुलता? सोच हॉस्पिटल की होती कि नहीं होती? लेकिन यहाँ हर घर में मसाला गुटखा और चाय पीने वाला लड़का बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये माहौल दिया गया। उसके बाद में जब इस पर सवाल उठाओ तो स्वयं कोई जवाब होता नहीं है, तो इधर उधर के लोग हंसी मजाक बनाते हैं, जिससे मतलब मुझे यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। मुद्दे नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह राणा और इस वक्त हम फिर बाराबंकी जनपद के दरियाबाद में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ समाज सेवी खालिद खान जी हैं। वही खालिद खान जो लॉकडाउन में गरीबों के मसीहा बन के आए थे, ऑक्सीजन पहुंचाया था गरीब तक, जो है घर घर जाकर सामग्री पहुंचाई थी। और आइए मिलते हैं दरियाबाद के जो रियल में समाज सेवी हैं और जानते हैं कि दरियाबाद के बारे में क्या किया क्या नहीं किया। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द अमर टॉक पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई। जी काफी दिनों से हम आपसे मुलाकात भी करना चाह रहे थे और जी आपका जी चैनल इतना फेमस हो चुका है जी कि धन्यवाद। मुझे अच्छा भी लगता है कि जो लड़का जमीन से ऊपर जाता है जी उसके लिए बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और दरियाबाद को लेकर तो हम शुरू से ही एक साधारण से आदमी, अपने टैग भी लगाया हमने, जी खालिद खान साधारण व्यक्ति। जी उसकी वजह ये थी जी कि अगर जब तक आप जमीन में नहीं रहेंगे तब लोगों का दर्द नहीं समझ पाएंगे। जी समाज सेवा का भाव आपके अंदर कहाँ से आया? समाज सेवा का भाव मेरे अंदर से तब से जागा है जब छोटे छोटे जैसे मोहल्ले में लोग परेशान हो रहे थे। जी कभी किसी के यहाँ बीमारी कुछ आ गई या कोई बात हो गई, अब उनको ले जाने के लिए या हॉस्पिटल ले जाना है जी या उनको एक नॉलेज नहीं है कि बिल्कुल। क्या करना। इसमें काफी पेशेंट दुनिया से चले भी गए जी जी इसी हालत में। जी तो मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान, जो नौजवान या जो आदमी जागरूक है, जी वेल एजुकेटेड है, जी जी वो अपने आप को एक समझे कि हाँ हम इस लायक हैं कि जी इनकी ये मदद कर सकते हैं, जी तो वो हर बंदा अपने लेवल से जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है जी कि आप कोई कोई बड़े पदाधिकारी हो जी या कि किसी लेवल पर आप पहुंच जाओ उसके बाद में जाओ। जी आप जहां पर हैं, अगर आपके नॉलेज में है तो आपको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। आगे दरियाबाद में इसमें विकास काफी मुद्दे चर्चे पर चल रही है। कंबल वितरण का भी जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। आपके द्वारा अभी तक कोई योगदान जनता को नहीं दिया गया है, इसके बारे में? देखिए, मेरे द्वारा इस तरीके का योगदान इसलिए नहीं दिया गया जी क्योंकि हम डाउन टू अर्थ हैं। जी जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीजें, जो जी आवाज बनकर हमें लोगों तक वो चीज मुहैया करानी है, जी तो हम कहते हैं, अक्सर लोग कंबल वितरण करते हैं, लोग आना जाना रखते हैं, जी हर जगह पर हर तरीके की कैंपिंग होती है। जी लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कुछ और बदलाव होना चाहिए। जी भाई देखिए, सर्दी आई है, बिल्कुल। हर इंसान का एक इंसानियत होती है जी, कि कंबल वितरण कर दे। सही। और गर्मी आती है तो बहुत लोग ये सोचते हैं वाटर फ्रीजर लगा दे। इसी तरीके से लोग छोटे छोटे काम मुहैया करते हैं, लेकिन मेरी एक सोच थोड़ा हट के है जी कि जैसे कि दरियाबाद में बहुत चीज़ों की कमियां हैं। जी आपको जैसे बताएं कि यहाँ सीबीएसई पैटर्न पर कोई स्कूल नहीं जी है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको यूपी बोर्ड मिलता है, जी और बेस जो होता है, उन इतने छोटे छोटे स्कूलों में वो जाते हैं कि बेस उनका कमजोर हो जाता है। जी तो बेस सही होना चाहिए, यानी उसकी बुनियाद सही होनी चाहिए। जी छोटे बच्चे जैसे अब यहाँ से जयपुरिया में है, अब प्ले में अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो इतनी दूर इतने छोटे बच्चे को कौन भेजेगा? जी तो बेस के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं दरियाबाद में, काफी ज्यादा पैसे हैं। जी हमने बहुत बार आवाज भी उठाई कि आप लोग एक अच्छा सा सीबीएसई पैटर्न, आईएससी बोर्ड का एक अच्छा स्कूल बनवाइए। जी जो मदद होगी, चाहे वो चंदे से हो चाहे आपके पैसे से हो, लेकिन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जी तो उसके लिए मैंने आवाज उठाई, लोगों तक कहा भी। लेकिन वही सियासत, हम बार बार कहते हैं कि कोई इंसान नहीं बुरा जी है, बस वो ये सोच ले कि अगर हम किसी पद पर हैं तो बड़ा फायदा पहुंचाए कि मेरे मरने के बाद भी लोग याद रखें। बिल्कुल। बस इसी का संघर्ष रहता है।
और जी, इसी के लिए हम पूरे दरियाबाद में काम किया करते हैं। जी। दरियाबाद के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरियाबाद के विकास के बारे में देखिए, जो जो चेयरमैन आया जी, अपनी चेयरमैनी से उसने विकास किया, जी, जैसा भी किया। लेकिन एक जो दिमागी जो वो होती उपज जी, कि जब वो चेयरमैन बनते हैं और चेयरमैन बनने से पहले, जी, तो बनने से पहले जो इंसान दिखाता है समाज सेवी बनकर कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो जब उसको सीट मिल जाती है तो थोड़ा सा उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है। जी, उस बदलाव को ना आते हुए जैसे वो पहले था जी, वो फिर पहले की तरह रहे, तो ये दिक्कतें दरियाबाद में ना जी, हो। जैसे पहले क्या था, कोई भी चेयरमैन आया, अभी सर्दी चल रही है, जी, सर्दी में ये महीना तो चलो जनवरी का है, जी, दिसंबर में ठंड जब पड़ी तो मैंने 3-4 बार फेसबुक के ज़रिए आकर कहा जी, कि लोगों को, जैसे मेरे पुलिस विभाग के लोग चौराहे पे बैठते हैं, नाइट ड्यूटी देते हैं, तो 3 बजे तक बहुत ठंड हो जाती है। जी, तो अगर कोई गाइडलाइन एसडीएम सर की तरफ से नहीं आई है लकड़ी डालने वाली, तो चेयरमैन अपने से तो एक इंसानियत कहती है बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप लकड़ी डलवा दें। बिल्कुल, वो बेचारे रात भर वहां बैठे हैं, या कोई स्टेशन से ट्रेन से उतरा रात में आया तो जी, उसके लिए लकड़ी डलवा दें। तो जी, इस बात को हम कहते हैं कि जैसे जब चेयरमैनी का नया दौर होता है, जब लोग चेयरमैनी लड़ना शुरू करते हैं, जी, तो हर चेयरमैन इतनी इतनी लकड़ी डलवाता है कि लोगों के घर घर लोग अच्छे से उसका यूज करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब चेयरमैन बनने के बाद क्या ये 5 साल तक नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता तो है? इसकी आवाज हमने उठाई। जी, तो अगर इसकी आवाज उठाई है तो इसकी आवाज बनकर लोग साथ दें, बिल्कुल, लोग खड़े हों। जी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि चेयरमैन बनने के बाद, अभी हो या कभी भी हो, देखिए, हम किसी इंसान के को नहीं बोल रहे हैं। जी, हम जिस पद पे आप आए हैं, आप जनता के नौकर हैं। जी, सीधा बात, जी, जनता जनार्दन है। अगर जनता आपसे काम करवाना चाह रही है तो आपको नौकरों की तरह करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि उनका मत है तभी आप इस कुर्सी पर हैं, जी, नहीं तो आप ना होते। बिल्कुल, तो वही आवाज हमने उठाई जी, और काफी लोगों से कहा कि जो चीजें हैं वो पहले से सोचे, पहले से काम करें, वो ज्यादा अच्छा जी, है। इसी सिलसिले में अभी क्या हुआ कि हम लोग समाज सेवी छोटे मोटे बहुत जी, बड़ा काम कर नहीं पाते हैं, जी, लेकिन हम लोग का मिसयूज हो जाता है। जी, कैसे होता है, यहाँ पर जैसे 15-20 हजार वोटर है दरियावाद में, जी, 300 वोटर आप ऐसे हैं जो जनता से भी, मुझे एक शिकायत है जी, और हम आपके ऑन कैमरा कहेंगे जी, कि जब इलेक्शन आता है जी, तो वो लोग ये भूल जाते हैं जी, कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जी, यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस चलनी चाहिए थी, यहाँ पर रोड सड़क को छोड़कर भी और काम होने चाहिए थे। जी, वो वोट देने के टाइम पैसा ले लेते हैं, जो जी, सबसे गलत बात है। आप अपने आप को बेच तो देते हैं, अब जो लड़ने आता है वो करोड़ 2 करोड़ 50 लाख खर्च कर देता है, तो वो रिकवर कहाँ से करेगा? हुँ, तो जनता को ये चाहिए कि आप उस टाइम ईमानदारी दिखाएं, जी, ऐसे नेता को चुने कि हम 1 रुपए नहीं लेंगे। ये जी, 1 रुपए अगर हमने इनसे ले लिए, कितने दिन चलेगा? 1 महीना चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा वो रुपए लिए हुए, हुँ, लेकिन 5 साल जो लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ, हुँ, जो मरीजों को हॉस्पिटल नहीं मिला, हुँ, तो वो आपने बेच दिया अपने आप को। जब बेच दिया तो वो सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जो नहीं बेचता है भाई, 300 लोग अगर 20 हजार में 3 हजार आदमी बेच दिए, तो 17 हजार लोग तो यही चाहते हैं ना कि अच्छी सुविधाएं मिले। जी, और अमर भाई, मैं हर जगह बोला हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूँ हुँ, कि दरियाबाद को लेकर बस मेरा एक दर्द है ये, जी, कि कोई भी जनता कोई किसी नेता से अपने व्यक्तिगत यूज के लिए कोई पैसा ना ले। हुँ, वो दरियाबाद में आप क्या अच्छा करना चाहते हैं, हुँ, दरियाबाद के लोगों के लिए आप क्या अच्छा देना चाहते हैं, हुँ, इस बुनियाद पे आप वोट दें। हुँ, और उसके बाद जब आप वोट दे देते हैं, हुँ, भाई अच्छा अच्छा सब दिखाया, हुँ, आपने वोट दे दिया, हुँ, उसके बाद में फिर वही रूटीन चालू। हुँ, तो आप, हर घर का लड़का, हर घर का नौजवान लड़का उठे और अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाए हुँ, और नेता से अपने सवाल पूछे कि हमने आपको वोट दिया था, हमने आपसे रुपए नहीं लिए हैं, हुँ, लेकिन दरियाबाद में आपने हॉस्पिटल बनवाया, हुँ, दरियाबाद में आपने कोई अच्छा स्कूल बनवाया, हुँ, दरियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, हुँ, दरियाबाद में मोबाइल टॉयलेट था वो कहाँ रखा हुआ है, अभी वो जिस जगह पे आपने रखने की बात की वो कहाँ है? हुँ, देखो, एक होता है जुमलेबाजी, इंसान बोल गया मुंह से, जी, लेकिन एक होता है लिखित देना। जी, जब आपने लिखित दे दिया है, मौलाना अब्दुल माजिद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के
समझ लो कि एक बहुत बड़े मौलाना और एक फाउंडर थे, उन्होंने एक ट्रांसलेट किया था कुरान का, जी जी जो पूरे वर्ल्ड में वो पढ़ी जाती है, जी अरबी टू इंग्लिश उसका ट्रांसलेट हुआ था। जी जी तो वो इतनी बड़ी शख्सियत दरियाबाद की है, जी उनके नाम से आपको बता दें, एक मौलाना अब्दुल माजिद के नाम से लाइब्रेरी नहीं बनी। हम्म बिटरिया का एक लड़का आता है, हम्म वो यहाँ पे लाइब्रेरी खोले हुए है, 500 रुपये महीना फीस ले रहा है, लोग जा रहे हैं। तो क्या ये छोटे छोटे काम कोई नेता नहीं कर सकता? मैं ये नहीं कहता जो मौजूदा चेयरमैन हो वही करे, जी जो अगर चेयरमैन चले गए वही करे, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे पूरी जनता को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को, समाज को फायदा पहुंचाना हो, तो सब मिल के वो एक बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी के यहाँ अगर कोई परेशानी है, कोई लड़का पढ़ना चाहता है, बहुत सारे लड़के हैं आते हैं। देखो मेरा भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, जी डॉक्टर फैजुल हसन। जी तो उनका ये कहना है कि हमको कोई भी बच्चा आपका पढ़ने के लायक है जी या अच्छा है, चाहे वो एलबीएस इंटर कॉलेज का क्यों ना हो, जी तो उसको अगर अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा देनी है जी तो आप उसको भेज दें। जो भी पैसे खर्च होंगे, जो भी चीजें होंगी, उसको हम यहाँ से मुहैया करा के अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये काम अगर 20,000 में से रेशियो निकाल लो, तो 5% लड़के अगर पढ़ने वाले हैं, तो क्या ये अमीर लोग उनको पैसे दे के पढ़ा नहीं सकते हैं, शिक्षा नहीं दिलवा सकते? हर घर में एक वकील नहीं हो सकता? अगर हर घर में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता, तो यहाँ हॉस्पिटल खुलता कि नहीं खुलता? सोच हॉस्पिटल की होती कि नहीं होती? लेकिन यहाँ हर घर में मसाला गुटखा और चाय पीने वाला लड़का बन रहा है। सही है क्यों बन रहा है? क्योंकि ये माहौल दिया गया है। सही उसके बाद में जब इस पर सवाल उठाओ, तो स्वयं कोई जवाब होता नहीं है। जी जी तो इधर उधर के लोग हंसी मजाक बनाते हैं, हम्म, जिससे मतलब मुझे यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, हाँ क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे की लोग बात करें। जिस टाइम मेरे जैसे लड़के, जी जैसे मैं हूँ, ऐसे ही हर मोहल्ले में सोशल एक्टिविस्ट लड़के बहुत हैं भाई। जी उन्होंने अपने आप को पूरा इतना योगदान दे दिया है जी कि कोई भी बीमारी आजारी, अभी कोरोना काल हुआ, जी नादरगंज जाकर हम लोग क्या लेकर आते थे, वो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर। जी लोगों के SpO2 देखते थे, ऑक्सीजन लगा के 45 है, उस टाइम लोग घर से नहीं निकलते थे, हम अपने हाथ से उसको मास्क को मुंह पर लगाते थे, जी रिस्क लेकर। लेकिन हम सोचते थे ये इंसानियत है, जान जाएगी चली जाए, जी मुझे जान की परवाह नहीं थी। जी उसका मिसयूज कैसे हुआ? अब लोग देखे कि खालिद भैया मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी अब खालिद भैया के पास एक फलाना नेता आता है, हम्म, बैठता है, खालिद यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये वो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। तो हमने उनसे सवाल किया, तुम मेरे लिए इलेक्शन में बाद में क्या करोगे, क्या मेरी करो जनता के लिए? जी तो बोले जो कहोगे इनके लिए करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये चीजें सुविधाएं आप दीजिएगा। जी उनकी सुविधाएं देख के हमने साथ दे दिया, और मेरे चक्कर में भोली भाली जनता ने उनको वोट दे दिया। हम्म, दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल अब वोट दिया तो जनता ने हमसे कहा कि ये काम है, तो जब वो काम हम किसके पास जाएंगे? हम फोन करेंगे कि ये काम आप करवा दीजिए। तो चाहे अभी के चेयरमैन हो, चाहे पहले के चेयरमैन हो, इनको वो काम तो तुरंत करवाना चाहिए ना, बिल्कुल जब जान रहे हैं कि उस बच्चे ने कभी एक वोट के नाम पे पैसा नहीं दिया। हम्म, अब जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं माननीय मंत्री जी ने ये किया। हम्म, भाई मंत्री जी के बराबर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल माननीय मंत्री जी सतीश चंद्र शर्मा जी, जी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी वो जब अध्यापक थे, तब से मैंने उनके बारे में सुना कि वो नौजवानों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, वो जो चाहते थे अच्छे से अच्छा शिक्षा के लिए करते थे। हम्म, और आज भी मैंने देखा, एक हॉस्पिटल की वीडियो देखी कि वो स्वयं जाते हैं और तहकीक करते हैं, और उन्होंने देखा कि वहां मसाला किसी ने खाकर थूका है, छोटी सी बात थी, लेकिन उन्होंने उस पर गौर किया और उसके बाद फटकार लगाई। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा। जी जी तो आप माननीय मंत्री जी की तरह नहीं हो सकते। वो एक छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, मुंडन होता है, वो लोग पहुंचते हैं वहां पर। आप जब नेता बन जाते हैं, छोटे से चेयरमैन, छोटे से सभासद बन जाते हैं, तो आपके लिए सोफा और बड़ी कुर्सियां आ जाती हैं। आप अपना पद समझते हैं कि बहुत ऊंचे हो गए, लेकिन आप ये नहीं सोच पाते हैं कि उस जनता के हम नौकर। हम्म, बस यही यही मेरी इतनी बातें हैं, और ये दिली बातें मुझे कभी कभी बोलते बोलते आप लोग के सामने आंसू भी आ जाते हैं हाँ कि इमोशनल हो रहे हैं हो जाते हैं हम्म, कि दरियाबाद में अगर हम जैसे लड़के बदलाव नहीं करेंगे जी या हम लोग नहीं सोचेंगे, तो जो जनरेशन आएगी फिर वो यही करती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मैंने फिर से कह दिया है, हम स्वतंत्र हैं। मेरा जिसको वोट देना होगा, मैं उसको वोट दूंगा इलेक्शन के टाइम।
लेकिन जब कोई जीत गया, अब जो 5 साल चल रहे हैं तो मेरे लिए सब एक बराबर है। इसलिए मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करूंगा कि फलाने चेयरमैन तब थे क्या किए, ये फलाने चेयरमैन अब है क्या किए। बस मेरा कहना है कि यहाँ पे काम होना चाहिए। अब काम में आप कैसे भी करें, क्या करें, उससे हमें मतलब नहीं। अब आगे दरियावा जनता को क्या कहना चाहेंगे? दरियाबाद की जनता से हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे अब इलेक्शन आने वाला है, जी। 2.5 साल बीत गए हैं, 1.5 साल और होगा, फिर 6 महीने भत्ता जमा हो जाता है। तो आप लोग अपने आप से एक संकल्प ले लें कि मैं किसी भी नेता से रुपए नहीं लूंगा। मैं किसी भी नेता को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर का भविष्य नहीं बेचूंगा। सबसे पहले आप अपने आप को बेचना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए, अगर कोई नेता इलेक्शन के टाइम 5,000, 10,000, 2,000 आपको देकर जा रहा है, तो वो आपका जिंदगी भर नहीं चलेगा या 5 साल नहीं चलेगा। उसको आप खत्म कर दीजिए। आप इस पर फोकस करिए कि वो नेता जिसको हम बनाने जा रहे हैं, 5 साल वो आ रहा है हम लोग के बीच में, तो वो 5 साल 20,000 जनता के लिए कितना अच्छा स्कूल बनवा देगा, कितना अच्छा प्लेग्राउंड हो जाएगा, कितना अच्छा एम्बुलेंस चला देगा, कितना अच्छा एक सीबीएसई पैटर्न पे स्कूल बना देगा या लाइब्रेरी बना देगा, जिससे लड़के तराशे जाए, हीरे की तरह निकले और जाकर बाहर चमके और दरियाबाद में दरियाबाद का नाम रोशन करें। जी, दरियाबाद में कुल कितने वार्ड हैं? दरियाबाद में कुल 13 वार्ड है। 13 वार्ड में कैसी व्यवस्था है? 13 वार्ड में अभी तो सफाई वगैरह तो ठीक चल रही है, लेकिन अभी मैं एक बरवारी वार्ड गया था, जी ऐसे ही अजीम नगर छीपी वार्ड है वो। जी जी तो अजीम नगर की समस्या पहले मैं बता दूं, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में ये आते हैं। अजीम नगर जब मैं पहुंचा तो वहां पर देखा कि सबके घर बन गए। तो घर बने तो एक मैंने सामने एक घर देखा, तो उसमें एक विकलांग महिला रहती, जी उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो एलबीएस में पढ़ रहे हैं। जी तो देखा वहां पर कमर के इतना पानी भरा हुआ है, जी अब वहां तक कोई जा नहीं पा रहा, तो वो दरवाजे पे बैसाखी लिए खड़ी थी। तो इतने कमर के पानी में हम वहां तक गए, मेरा वीडियो फेसबुक पे पड़ा हुआ है। उससे पूछा समस्या, तो बोले कि 2 महीने से बरसात के कारण मैं बैसाखी लेके पानी में जाऊंगी, डूब जाऊंगी, बिल्कुल। चल ही नहीं पाती हूँ। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने दरियाबाद में अधिशासी अधिकारी थे, ईओ मैडम से हमने टाउन में शिकायत किया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर देखेंगे। तब मौखिक की थी, उसके 10 दिन बाद फिर मैंने लिखित दी उनको, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया कि जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने एसडीएम साहब को आईजीआरएस किया और एसडीएम साहब के यहाँ एक पत्र भी लिखा, जाकर वहां पे प्रार्थना पत्र देकर आए। तो जब वहां से आए तो ये हुआ कि तुम सहमति मान लो और लिख दो कि हाँ ईओ मैम या यहाँ के अधिकारी लोग कर रहे हैं और हो जाएगा, लेकिन ये पत्र वहां जा रहा है तो सहमति कर देना, क्योंकि उस पर एक ऑप्शन आता है कि आप सहमत हैं कि नहीं। तो हमने कहा ठीक है मैम आप कर दीजिएगा। तो 1 साल बीत गया, नहीं हुआ। फिर मैंने पत्र लिखा, प्रार्थना पत्र ईओ मैम को दिया, उस पर फिर काम नहीं हुआ। जब तीसरी बार इस बार मैं गया तो इस बार थोड़ा सा हम गुस्सा भी हुए कि मैम एक विकलांग महिला है, जहां पर रोड बनी हुई है आप वहीं का इंटरलॉकिंग ईटा निकाल के रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं। एक विकलांग महिला 2 महीने नहीं निकल पाती कमर कमर पानी से, वहां की रोड तक नहीं बन पा रही है। आप मट्टी ही पटा दीजिए, आप लकड़ी का पुल बना दीजिए, वो निकल तो जाए, या तो 2 महीने कोई अधिकारी, कोई नेता उस घर में रह के कोई इस तरह दिखा दे अंधेरे में। तो मैम ने इस बार आश्वासन दिया और एक काम ये भी अच्छा किया कि 2 महीने का राशन हमारी ईओ मैम शीलू अवस्थी जी ने उनके लिए मुहैया करवाया। हम लेकर गए, सिलेंडर था, 1 महीने का राशन था, फिर 1 महीने का और दिया, और इस बार आश्वासन दिया कि बारिश का पानी जैसे ही कम होगा वैसे ही हम वो रोड बना देंगे। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ जल भराव क्यों होता है, ये कारण लोगों को हमने 10 बार बताया, मैंने नक्शा बनाया कि फाटक बाहर पे जो नाले हैं बड़े बड़े वो सारी चौक है, बंद है। आप दरियाबाद में नाले नाले बना लो, पानी भाई ओवरफ्लो होगा तो कहाँ से निकलेगा, जब तक निकास नहीं खुलेगा। तो आप पहले निकास खोलिए, फिर यहाँ पे नाले बनाइए, तो वही नाले जो 10 साल चलने होंगे वो 20 साल चलेंगे। बार बार दूसरे नेता को आने के बाद 5 साल बाद वही नाला फिर नहीं बनवाना पड़ेगा। सारा जहन नाले पे लग जाता है तो ये
हॉस्पिटल और स्कूल ये सब कब बनेगा भाई। बस ये मेरी एक सोच है और ये गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, आप आए, मुझे अच्छा लगा। और लोगों से भी गुजारिश है, नेताओं से गुजारिश है कि मेरी लड़ाई दरियाबाद के विकास को लेकर है, ना कि किसी पर्सनल इंसान को लेकर है। हिंदू मुस्लिम सारे मेरे भाई हैं और मैं दिल से ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी। जी। तो ये बताइए, दरियाबाद का बेहतर अब तक चेयरमैन कौन था? बेहतर नेता कौन मिला आपको? दरियाबाद में अब तक की जितनी चेयरमैन आए हम्म सब अपनी अपनी जगह पे बेहतर थे, हम्म सारे बेहतर थे, हम्म उन्होंने विकास ही किया। हम्म लेकिन एक सोच नहीं बन पाई किसी भी नेता की, जिसमें सारे नेता फ्लॉप हुए। वो सोच क्या थी हम्म कि बड़ी सी बड़ी काम करने की। हम्म जैसे अभी फिर बता रहे हैं कि एम्बुलेंस चल गई, एम्बुलेंस चलने के बाद कम से कम जब एम्बुलेंस नहीं चली थी तो मैंने 10 बार लोगों से कहा कि 17 से 18 पेशेंट जो हार्ट अटैक से जी रास्ते में ले जाते मर गए। जी अगर उनको टाइम पे ऑक्सीजन मिलता, पीसीआर मिलता, तो हो सकता था वो लखनऊ तक पहुंच जाते। लेकिन मौत जो है ऊपर वाले की तरफ से है। लेकिन सुविधा देना मेरा काम है। अगर हम कोई पद पे हैं या हम पैसे वाले तो हम दे देते, तो वो 17 जाने हो सकता था, लारी ले जाते बच भी जाते। लेकिन फर्स्ट एड कुछ था ही नहीं। तो नेताओं से सिर्फ ये गुजारिश है कि अच्छा नेता मुझे तभी वो लगेगा जब वो अच्छा स्कूल बना देगा, एक अच्छा हॉस्पिटल बना देगा, चाहे वो ट्रस्ट का बनाए। भाई ट्रस्ट के भी बन जाते हैं हॉस्पिटल, आप 1 रुपए पर्चा लीजिए ट्रस्ट के हॉस्पिटल में, दरियाबाद की आवाम या बड़े बड़े ट्रस्ट वाले उससे पैसे देते हैं कि हाँ ये हॉस्पिटल चल रहा है, तुरंत आपके लिए वहां पे एक्सरे भी हो। आज तक पूरे दरियाबाद छोड़िए, पूरे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वेंटिलेटर मशीन नहीं है। अभी अचानक सांस रुक जाए तो आपको वेंटिलेटर मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो आप लेकर सीधे लखनऊ भागेंगे, 2 घंटे का रास्ता। इतने बड़े बड़े लोग हैं और वेंटिलेटर मशीन नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन पाया। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए अभी तक दरियाबाद के नेता मेरे लिए फ्लॉप है। जिन्होंने रोड खड़ंजा बनाया उस टाइम की देन थी, जब पिछले लोग जब इंटरलॉकिंग और नाली वगैरह बनाई तो उस टाइम की वो जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे रोड खड़ंजे इंटरलॉकिंग थी ही नहीं, तो उन्होंने उस समय अच्छा काम किया। लेकिन अब के जो लोग हैं उनको रोड खड़ंजा तो बनवाना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना आती है, आपने आदर्श नगर पंचायत के लिए, आपको आउटसोर्सिंग के लिए, हर चीज के लिए तो योजनाएं मिल रही हैं, तो वो तो उसका काम है ही है। अब ये आप सभासदों के ऊपर छोड़ दीजिए कि रोड खड़ंजा नाली आप देख लेना, ठेकेदार देख लेगा, जेई आके मैपिंग कर देंगे। लेकिन एक अच्छा चेयरमैन का ये सोच होना चाहिए कि हम थोड़ा सा दरियाबाद में एक प्लेग्राउंड अच्छा बना दें। जो बच्चे फुटबॉल खेलते थे, एक जमाना था, लास्ट कप्तान हम थे फुटबॉल खिलाड़ियों के। उसके बाद में वो मिडिल जहाँ पुलिस चौकी बनी वहां पे होता था फुटबॉल। उसके बाद से लेकर आज तक लोग पबजी पर आ गए, लड़के मोबाइल पर आ गए, कार्टून देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्क कुछ नहीं बचा। और फिर वही बच्चे छोटे छोटी उम्र में चश्मा लगा रहे हैं, वही बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे। तो इसके जिम्मेदार हम बड़े हैं, हम अपने आप को कोसते हैं इस बात पे कि अगर कुछ पद पे होते तो इनके लिए प्लेग्राउंड बनवा देते। फिर आवाज उठाते हैं, तो जब आवाज उठाते हैं तो किसी को अच्छा लगता है तो कहते हैं खालिद भाई बहुत अच्छा, किसी को बुरा लगता है तो वो चाहे दूसरे की आईडी से हो चाहे जैसे हो हमको उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो वो जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ आप उल्टा सीधा बोलिए क्योंकि आपसे बुलवाया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आपके भी कल बच्चे होंगे और आपके सामने यही सब दिक्कतें आएंगी, तब आप जानेंगे कि खालिद कल सही बोल रहा है। बस इतनी सी मेरी बात। दरियाबाद का जैसे विधानसभा में बेहतर नेता कौन है आपके लिए? मंत्री जी का काम कैसा लगता है? मुझे मंत्री जी का या फिर काम, विपक्ष का कोई मैं नेता? तो बता दूं कि मंत्री जी के हम फैन हैं। हम्म आज तक आपको बता दें मेरी मुलाकात नहीं, मंत्री जी से नहीं। एक बार मेरा दोस्त है विकास जायसवाल के छोटे भाई अंकुर जायसवाल, अंकुर ने जब इलेक्शन चल रहा था जी तो उस दरमियान मुझे मंत्री जी से मुलाकात करवाई थी, तो मैंने मंत्री जी को माला पहनाया। जी मेरे और पारिवारिक लोग हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध है, प्रदीप भैया से भी हैं, जी और आपके जो वो है एक साथी और है रुपेश प्रताप हाँ, सिंह लक्की जी हैं, भैया। लकी भैया हैं, उनसे भी हैं, और मंत्री जी से भी हैं, लोग मिलते हैं।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है जिस दिन हम मिलेंगे जी उस दिन तो सबसे पहले हम मंत्री जी से घुटने के बल बैठ कर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि दरियाबाद के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और प्लेग्राउंड दे दो। इसके लिए मैं हाथ भी जोड़ लूंगा। हम्म, लेकिन हम चाहते हैं कि मिलें, अपने लिए नहीं मिलेंगे। हमको अमीर बनने का शौक नहीं है। हम यहाँ बैठे, अभी मेरी सांस रुक जाए, आपकी रुक जाए तो आप अर्थी पर जल रहे होंगे, मेरी रुक जाए तो मिट्टी में दफन हो रहे होंगे। लेकिन जिस दिन दफन हो जाएंगे और अगर स्कूल और प्लेग्राउंड बना होगा या लोगों के लिए अच्छा करके जाएंगे तो वो दुआ देते हैं। बिल्कुल। बस इतनी रिक्वेस्ट मंत्री जी से हम हमेशा करें। हम्म, और मैं फैन हूँ, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, या मैंने ऐसा सोचा नहीं कि वो थोड़ा सा, देखो राज्य मंत्री डायरेक्ट रिपोर्टिंग योगी जी से है, तो उनके बहुत काम होते हैं। तो हम जैसे छोटे छोटे लोग अगर डिस्टर्ब करने लगेंगे तो उनका काम जो अच्छा करना चाहते हैं जिले के लिए, दरियाबाद के लिए, फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम कभी मिल नहीं पाए। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल पर? बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल से तो हम इम्प्रेस हैं। बेबाक आप बोलते हैं लोगों से, जी और आपके सवाल और आपका मिजाज ऐसा है जो एकदम निडर, किसी से आप डरते नहीं हैं, धन्यवाद। जहाँ जाते हैं बोल देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज खालिद खान जी।